नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। अगर आप लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप मॉक टेस्ट जॉइन करना चाहते हैं, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर इसके मॉक टेस्ट मिल जाएँगे। तो आप वहाँ से जाके इनको जॉइन कर सकते हो। इसमें केवल और केवल न सिर्फ पीडीएफ दी जा रही है, बल्कि आपकी 60 प्लस आवर्स का डिटेल्ड डिस्कशन क्लासेस भी आपकी होंगी, जिससे पूरा का पूरा जो सिलेबस है, वो आपका कंप्लीट रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ इसमें मॉक टेस्ट में लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस को ड्राफ्ट किया गया है, जहाँ से सवाल आपको सीधे मिल सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ को जॉइन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है हमारे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। साथ ही साथ एक कूपन कोड है केडी 100, इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिए और इस मॉक टेस्ट की सीरीज़ से या हम कहें इस प्रैक्टिस सीरीज़ बैच से आप जुड़ जाइए। इसके अलावा अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं नोट्स लेना, पर्यावरण पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन और साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी और भी कई सारे नोट्स, तो आपको ये नोट्स भी हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे, ठीक है? जैसे पर्यावरण पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन के नोट्स, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के नोट्स, इतिहास, इसके अलावा अर्थव्यवस्था, जितना भी सिलेबस दिया गया है, हर एक पहलू को इसमें कवर किया गया है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर के बैच या फिर आप अगर कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं, तो ये बैच भी मिल जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर को इंक्लूड किया गया है। यानी कंप्लीट इस बैच से 35 अंक जो आपके पूछे जाते हैं, वो कवर हो जाएँगे। कॉम्बो बैच से जुड़ने के लिए केडी 21 कूपन कोड का आप इस्तेमाल ज़रूर करिए। तो ये हमारा बैच है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट बैच से जुड़ सकते हैं। ध्यान से देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प की पहचान करो। एजीसी, एजीसी सॉफ्टवेयर असेंबली भाषा में लिखा गया था और यह रोप मेमोरी पर संग्रहित था। सबसे पहले तो ये जो शब्द लिखा है इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप सवाल का उत्तर दे पाओगे। फिर आगे लिखा है कोर रोप मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक प्रकार है। इसका उपयोग 1950 के दशक में एकर्ट मौली कंप्यूटर कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया था। फिर कह रहा है एजीसी में सामान्य गणनात्मक उपयोग के लिए 4 16 बिट रजिस्टर थे, जिन्हें केंद्रीय रजिस्टर कहा जाता था। अब ये जो लिखा है एजीसी, इसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आओ ज़रा चर्चा कर लें। मैंने लिखा एजीसी, ये एजीसी क्या है? इसको कहते हैं अपोलो गाइडेंस अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, ये है भाई एजीसी। तो एजीसी अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, इसके बारे में फैक्ट पूछे जाते हैं, याद ज़रूर रखना है। एक तो इसका वज़न याद रखो 70 पाउंड, आयतन आयतन बताओ 1 घन फुट, फिर मुझे बताओ भंडारण भंडारण क्षमता, तो आप बताओगे 64 केबी, ठीक है? और फिर मुझे बताओ इसकी प्रसंस्करण शक्ति, तो आपने बताया कि आधुनिक मानकों की अगर तुलना करें तो सीमित है, बहुत सीमित है अगर हम आधुनिक मानकों के हिसाब से बात करें। और मुझे बता दो मापक इसका, तो आप बताओगे बिट्स बिट्स क्लॉक स्पीड में। भाषा मुझे बता दो, भाषा असेंबली, ठीक है? असेंबली भाषा में लिखा गया है। और इसमें मेमोरी मुझे बता दो, सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं, एजीसी सॉफ्टवेयर की, तो मेमोरी रोप मेमोरी पर संग्रहित है, रोप मेमोरी पर संग्रहित है। इसके अलावा ये जो कोर रोप है, कोर रोप मेमोरी, क्या आप मुझे बता सकते हो ये किसका प्रकार है? ये रोम का प्रकार है, रैम का नहीं है, ठीक है? तो एक तो सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस ये गलत हो जाएगा। और एजीसी में सामान्य गणनात्मक उपयोग के लिए 4 16 बिट रजिस्टर थे। हाँ, ये सही है। 1 और 3 सही हो जाएगा यहाँ पे। 1 से अधिक यानी कि ई पार्ट, ठीक है? ई पार्ट। आगे बढ़ें, 87 में आ जाओ। 87 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एंड्रॉइड के बारे में सही कथन की पहचान करो और बताओ कि कौन-सा सही है। यह गूगल के स्वामित्व वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे मुख्य रूप से स्मार्टफ़ोन और टैबलेट, कंप्यूटर जैसे टच स्क्रीन आधारित मोबाइल उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया था। बिल्कुल सही है। एंड्रॉइड को ऐतिहासिक रूप से ओपन हैंडसेट अलायंस के नाम से जाने जाने वाले डेवलपर्स के एक संघ द्वारा विकसित किया गया था, ये भी सही है। पहली बार 2010 में एंड्रॉइड को इसे जारी किया गया था
और ये दुनिया का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहली बार 2010, ये गलत हो जाएगा। एंड्रॉइड का नवीनतम संस्करण 2025 में लॉन्च किया गया है, ये एंड्रॉइड 20 नहीं है, ये गलत है। फिर कह रहा है एंड्रॉइड पर चलने वाला पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध स्मार्टफ़ोन HTC ड्रीम था, ये सही है। 1, 2 और 5 डी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है? डी पार्ट इसमें सही होगा। आओ देखो, एंड्रॉइड की हम बात कर रहे हैं। एंड्रॉइड एंड्रॉइड में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी चाहिए। किसके स्वामित्व में है? गूगल के स्वामित्व में है, अर्थात इसमें गूगल का स्वामित्व है। फिर इसके बाद ये डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया? तो डिज़ाइन किया गया है, ये सॉरी, ये किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? तो ये डिज़ाइन किया गया है स्मार्टफ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर, टैबलेट, कंप्यूटर जैसे टच स्क्रीन मोबाइल उपकरणों के लिए इसको इसका विकास किया गया। सवाल ये आता है कि भैया इसका जो विकास है वो किया किसने? ये भी मुझे बता दो। इसका विकास किया किसने? तो ओपन हैंडसेट ओपन हैंडसेट अलायंस द्वारा इसका विकास किया गया। और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले संस्करण का विकास किसने किया है? गूगल ने किया है। 2008 ये वर्ष महत्वपूर्ण है, याद रखना। पहली बार पहली बार जारी किया गया था। और इसका जो नवीनतम संस्करण है वो है एंड्रॉइड एंड्रॉइड 16 2025 में जारी किया गया था। तो यहाँ से सही उत्तर होगा 1, 2 और 5। 88 88 में आओ। कह रहा है ईमेल में सीसी फील्ड का उद्देश्य क्या है? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी में देख नहीं पाता है, सीसी में देख लेता है, ठीक है? यानी कि यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सीसी है, कार्बन कॉपी है, वो ऐसे व्यक्ति को भी ईमेल प्राप्त हो जाती है जिसे जोड़ा जाता है, अर्थात वो भी देख लेगा। तो सीसी क्लोज्ड कैप्शनिंग तो गलत हो जाएगा। कार्बन कॉपी सही रहेगा। यहाँ कर्टेसी कॉपी है, ये भी गलत है। कॉपी कंटेंट है, ये भी गलत है। यही केवल आपको सही दिख रहा है, तो बस यही हो जाएगा। इसका उपयोग उन अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को शामिल करने के लिए किया जाता है जिन्हें ईमेल के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ें? देखो जरा, यहाँ पे आओ। ईमेल में ईमेल में सीसी क्या है ये? कार्बन कॉपी कार्बन कॉपी। तो इसमें जब भी कभी भेजा जाएगा, तो जिसे हम चाहते हैं दिखाना उसे हम दिखा सकते हैं, जो ईमेल भेजा गया है, ठीक है? अच्छा, जब भी कभी ईमेल भेजा जाता है या हम कहें ईमेल का हम प्रयोग करते हैं, ईमेल का जब भी कभी हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो प्रोटोकॉल होते हैं, एक तो है एसएमटीपी, दूसरा है आईएमएपी और तीसरा है पीओपी। एसएमटीपी क्या है? नाम याद रखना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईएमएपी क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और पीओपी मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तीनों के तीनों फुल फॉर्म बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक फुल फॉर्म और पूछा जाता है MIME। इसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नाम क्या है इसका? इसको कहते हैं मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। लिख लो, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मेल एक्सटेंशन। दरअसल ये MIME वास्तव में ये एक मानक होता है ऑडियो, छवि आदि के लिए ईमेल संदेशों के प्रारूप को ASCII के अलावा अन्य वर्णों के सेट में विस्तारित करता है। तो ये है MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये क्या है? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है? वापस आओ जरा। 88 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। अब आ जाओ 89 में, 89 में। कह रहा है HTML के संदर्भ में सही कथन की पहचान करो। HTML को डेटा स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। सभी HTML डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन के साथ शुरू होती है। और यहाँ लिखा है HTML वेब पेज के लिए मानक मार्कअप लैंग्वेज है। ये लिखा है HTML को डेटा स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। डेटा स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसे थोड़ी डिजाइन किया गया है। Q और R सही होगा केवल। Q और R। देखो जरा ऑप्शन में क्या दिया है?
ऑप्शन में क्यू और आर, डी पार्ट सही होगा। ठीक है, 89 का डी। अब बात हो रही है HTML की, तो HTML के बारे में कुछ बातें देख लो। ये लिखा है HTML, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो इसे कहा जाता है, लेकिन इसी में एक फीचर है DOCTYPE, डॉक टाइप, यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन इसे कहा जाता है। डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन ये वास्तव में एक निर्देश होता है। क्या काम करता है? ये निर्देश एक ऐसा होता है जो ब्राउज़र को पेज को सही से प्रदर्शित करने में मदद करता है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप प्रदर्शित होता है, ये बात याद रखना, बस एक ही लाइन। डॉक्यूमेंट टाइप लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप प्रदर्शित होता है, और ये वास्तव में एक निर्देश की भांति काम करता है। ठीक। अ, और इसके अलावा HTML में मैं 2 शब्द और आपके लिए लिखता हूँ। देखो, यहाँ पर आओ। एक शब्द मैंने लिखा हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट, एक शब्द ये लिखा, और एक शब्द मैं लिख रहा हूँ HTML। मुझे बताओ, हाइपर टेक्स्ट शब्द का विकास सबसे पहले किसने किया? शब्द का विकास, हाइपर टेक्स्ट शब्द का विकास किया है टेड नेल्सन ने। इनका नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। और HTML को किसने बनाया था? इसका नाम है बर्नर्स ली, इन्होंने बनाया था। ठीक है, वापस आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 90 को ध्यान से पढ़ो। 90 कह रहा है कि इनमें से कौन सा पावर विकल्प नहीं है? पावर विकल्प कौन सा नहीं है? लॉगआउट ही नहीं है पावर विकल्प, लॉगआउट। इसके बाद 91 में, और 91 कह रहा है कि MS वर्ड में कंट्रोल वाई दबाने पर क्या होगा? कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड, ये दो कीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं कुछ कीज लिख रहा हूँ शॉर्टकट। एक तो मैंने लिखा CTRL कंट्रोल प्लस वाई, ये है रीडन के लिए। ठीक है, इसके लिए एक और है रीडन के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड। और अगर हम कहें कंट्रोल प्लस जेड, इससे क्या होगा? इससे होगा अंडू। ठीक है, बुक मार्क की शॉर्टकट याद रखो आप, पूछी जाती हैं। बुक मार्क, इसके लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे कंट्रोल प्लस डी। क्या है इसमें? है बुक मार्क दिस लिस्ट, सॉरी दिस टैब। आपसे पूछे बुक मार्क दिस टैब, इसके लिए शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल प्लस डी। फिर अगर आपसे पूछे बुक मार्क ऑल टैब्स, ऑल टैब्स, इसके लिए शॉर्टकट क्या है? इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। फिर अगर हम आपसे कहें कि बुकमार्क को ही उठा लो और मुझे बताओ हाइड बुकमार्क बार, बुकमार्क बार, इसकी इसकी शॉर्टकट क्या है? तो हाइड बुकमार्क्स बार की शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। फिर मुझे बताओ, बुकमार्क से ही संबंधित एक और शॉर्टकट मैं लिखता हूँ यहाँ पर, बुकमार्क मैनेजर। बुकमार्क मैनेजर, तो क्या बताओगे? ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है, एक और मुझे बता दो बुकमार्क से, यहाँ पर लिखता हूँ डिलीट ब्राउजिंग डेटा। इसको बताओ, डिलीट ब्राउजिंग डेटा, इसकी शॉर्टकट क्या है? इसकी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल। तो ये कुछ बुकमार्क से संबंधित हैं शॉर्टकट्स, याद रखना। फिर से देख लो, बुकमार्क दिस टैब, इसके लिए है कंट्रोल टी। बुकमार्क ऑल टैब्स के लिए क्या है? कंट्रोल शिफ्ट डी। हाइड बुकमार्क्स बार के लिए क्या है? शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट बी। बुकमार्क मैनेजर के लिए क्या है? कंट्रोल शिफ्ट ओ। और डिलीट ब्राउजिंग डेटा के लिए है कंट्रोल शिफ्ट डेल। ठीक है, ये बातें याद रखो। अब वापस आ जाओ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, अच्छा 91 का सही क्या होगा? कंट्रोल वाई लिखा है, तो रीडू के लिए होगा पूरी फाइल का कंटेंट मिटा देना, ये तो गलत है।
फाइल का अंतिम शब्द मिटा देना ये भी गलत है। अंतिम कार्यवाही को फिर से कर दिया गया। सी पार्ट इसमें सही होगा। सी पार्ट। ये हैं फार्मूले। एमएस एक्सेल के फार्मूले आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। टुडे 1, इसमें क्या होगा? टुडे 1 ये लिखा है काउंटिफ, वीक डे और डेज। तो टुडे 1 यानी कि फंक्शन 2 दिनों के बीच में दिनों की संख्या देता है। यह फंक्शन सिस्टम की तिथि से अगली तिथि इंसर्ट करता है। ए का हो जाएगा दूसरा। फिर कह रहा है काउंट इफ, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर लिखा है फंक्शन दिए गए मानदंडों के आधार पर सेलों की गणना, काउंट मतलब सेलों की गणना करना, ठीक है। यहाँ पर लिखा है यह फंक्शन किसी तिथि से सप्ताह, सप्ताह का मतलब वीक में आ जाएगा, ठीक। वीक डेज, किसी तिथि से सप्ताह के दिन की पहचान करते हुए 1 से 7 तक की संख्या देता है। तो सी का हो जाएगा चौथा। अब बचा डेज, डेज में कहाँ जाएगा? 2 दिनों के बीच के दिनों की संख्या देता है। तो डी का हो जाएगा पहला, ठीक है। अब आप इसको मैच करा लेना। और फार्मूले हमने प्रैक्टिकल करके आपको कंप्यूटर के बैच में बताए हुए हैं, आप पढ़िएगा जरूर इसको। सारे के सारे बैचेस डाले गए हैं, ठीक है। बार बार रिकॉर्डेड वीडियोस देखिए और लगातार अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखिए। एचडीएफएस में कौन सा घटक डेटा प्रतिकृति का समन्वय करता है और डेटा ब्लॉक की देखरेख करता है? बात एचडीएफएस की हो रही है, तो एचडीएफएस का पूरा नाम तो सबको पता है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। तो कह रहा है कि कौन सा डेटा है जो प्रतिकृति का समन्वय करता है और डेटा ब्लॉक की देखरेख, देखरेख का मतलब मैनेजर का काम कौन करता है? मैनेजर का काम ये करता है नेम नोड। दो होते हैं, दो शब्द होते हैं। अब मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ इसके बारे में, नेम नोड, डेटा नोड, इन सब के बारे में आओ जरा पहले चर्चा कर लें। यहाँ पर आओ, एक शब्द है नेम नोड, एक शब्द है डेटा नोड, एक शब्द है, अभी क्वेश्चन में ही था, एच डी एफ एस। इसका पूरा नाम क्या है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। इसको कहते हैं हडूप, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक। क्या है ये वास्तव में प्राथमिक डेटा स्टोरेज सिस्टम है, प्राथमिक डेटा स्टोरेज सिस्टम है, ठीक है। और सामान्यतया ये आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं नेम नोड और डेटा नोड। नेम नोड और डेटा नोड आर्किटेक्चर का प्रयोग करता है। अब सवाल ये है कि ये शब्द क्या है? नेम नोड क्या है? डेटा नोड क्या है? इनके बारे में भी आओ जरा समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने लिखा नेम नोड, ठीक। ये वास्तव में अभी जो मैंने लिखा था एच डी एफ एस, ये एच डी एफ एस आर्किटेक्चर का एक केंद्रीय घटक माना जाता है, केंद्रीय घटक। और जो नेम नोड है वो एक तरह से मैनेजिंग का काम करता है। जैसे हम कहें कि मास्टर सर्वर की भांति पूरे क्लस्टर का मेटा डेटा रखता है ये, ठीक है। और इसका मुख्य काम यही होता है कि फाइल सिस्टम की संरचना और उसमें जो डेटा के ब्लॉक हैं उनके स्थानों को ट्रैक करना। तो कुल मिला के ये जो नेम नोड है और डेटा नोड है, इन्हें हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे मैंने लिखा डेटा नोड और फिर मैंने लिखा नेम नोड, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो डेटा नोड है ना, ये एक वर्कर नोड है और जो नेम नोड है ये एक मास्टर नोड है, मास्टर नोड। तो वापस आओ जरा, इसी वजह से इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया था कि डेटा की प्रतिकृति का समन्वय करना और डेटा ब्लॉक की देख-रेख करना, ये एचडीएफएस में कौन सा घटक कर रहा है? ये कर रहा है नेम नोड, ठीक है। और आगे बढ़ो जरा, 94 में आ जाओ। 94 कह रहा है बिग डेटा के संबंध में कौन सा कथन सही है? बिग डेटा ना तो संरचित डेटा और ना ही असंरचित डेटा के साथ कार्य कर सकता है। गलत है ये, कर सकता है। बिग डेटा संरचित डेटा के साथ तो कार्य कर सकता है लेकिन असंरचित डेटा के साथ कार्य नहीं कर सकता है। गलत है ये, कर सकता है। बिग डेटा संरचित और असंरचित डेटा दोनों के साथ काम कर सकता है, ये सही होगा, सी पार्ट। चौथा क्या कह रहा है? बिग डेटा असंरचित के साथ काम कर सकता है लेकिन संरचित डेटा के साथ काम नहीं कर सकता है। गलत है ये। आओ जरा समझें बिग डेटा के बारे में। बिग डेटा बहुत बड़ा डेटा, बिग डेटा क्या है? बिग डेटा का कॉन्सेप्ट वास्तव में ये डिनोट करता है एक विशाल डेटा सेट, एक विशाल डेटा सेट ये डिनोट करता है। और ये विशाल डेटा सेट कैसे बढ़ रहा है? एक अलार्मिंग गति से बढ़ता चला जा रहा है। अगर आपसे पूछे इसके प्रकार मुझे बताओ,
पूरा आपको जो बिग डेटा का चैप्टर है रिवाइज करना है। इससे सवाल गलत नहीं होने चाहिए। इसके प्रकार अगर आपसे पूछे तो एक तो है संरचित डेटा, आपने पढ़ा होगा अर्ध संरचित डेटा, आपने पढ़ा होगा असंरचित डेटा। ठीक है, ये सारे के सारे तीनों पार्ट आपने पढ़े होंगे। तो संरचित किसे कहते हैं, अर्ध संरचित किसे कहते हैं, असंरचित किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे ये बताइए कि बिग डेटा में 5 वीज क्या है। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। बिग डेटा में 5 वीज क्या है, 5 वी। 5 वी में पहला वी है वॉल्यूम, दूसरा है वेलोसिटी, तीसरा है वैरायटी, चौथा क्या है वेरासिटी, और पांचवा है वैल्यू। ये पांचों याद रखो। इनके अलावा आपसे सवाल पूछा जाता है, कोई अलग वी इसमें डाल देगा और कहेगा निम्नलिखित में से बिग डेटा के 5 वीज में से कौन नहीं है, तो जो इनमें से कोई जो ना हो वही आपका उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर इसका मैंने बता ही दिया था आपको, सी पार्ट। ठीक है, 95 में आ जाओ। ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में कौन सा सही है। यह एक क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित डेटाबेस है या कुछ सहभागियों के बीच साझा किया गया डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर डेटा है। यह ट्रांजेक्शनल ये ट्रांजेक्शन का एक डिजिटल लेजर है। ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी है, ये गलत होगा। एक और दो सही होगा, बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट इसमें सही रहेगा। अब यहाँ पर आओ जरा, लिखा है ब्लॉकचेन तकनीक। ब्लॉकचेन तकनीक, ध्यान से समझो इसको। क्या है ये, वास्तव में डेटाबेस है। ब्लॉकचेन तकनीक डेटाबेस, और ये जो ब्लॉक होते हैं उनको कैसे संग्रहित करता है, ये दरअसल डेटा के एनक्रिप्टेड ब्लॉक को, एनक्रिप्टेड ब्लॉक को संग्रहित करता है, स्टोर करता है। ठीक है, डेटा के एन्क्रिप्टेड ब्लॉक को स्टोर करना इसकी जिम्मेदारी है, डेटाबेस है ये। और इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है डीएलटी। अगर आपसे पूछे ब्लॉकचेन चेन तकनीक को क्या कहा जाता है, डीएलटी। डीएलटी क्या है, डीएलटी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तकनीक टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसकी परिभाषाएं हमने सारी की सारी आपको बताई हुई हैं, तो लगातार उसे पढ़ते रहिए। क्या आप मुझे बता सकते हो इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके प्रकार। हाँ बताइए। एक तो हो गया पब्लिक ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन। दूसरा प्रकार क्या मुझे बता सकते हो, हाँ एक हो गया निजी ब्लॉकचेन, निजी ब्लॉकचेन। तीसरा मुझे बताओ, तीसरा हो गया कंसोर्टियम, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। और चौथा मुझे बताओ, ये हो गया हाइब्रिड, हाइब्रिड ब्लॉकचेन। याद रखना सारी की सारी बातें। ठीक है, तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा ए और एक और दो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 96। 96 में कह रहा है कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस में यहाँ पर आपको फिल करना है कि किसने ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सेवा को शुरू किया है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, सबसे पहले तो इसका पूरा नाम याद रखो। आईएमपीएस लिखा है यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस। किसने ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सेवा को शुरू किया है, ये है एनपीसीआई। अब यहाँ पर दो शब्द आ गए, एक तो आ गया आईएमपीएस और एक आ गया एक आ गया एनपीसीआई। इन दोनों के बारे में सबसे पहले आप जान लो, तो आओ जरा चर्चा कर लें। लिखा है आईएमपीएस, पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। नाम है इमीडिएट पेमेंट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये तो बात हो गई आईएमपीएस की। आईएमपीएस के बारे में क्या मतलब है, इसके बारे में कुछ चीजें जान लो। दरअसल आईएमपीएस एक व्यक्ति कुछ विकल्पों का इस्तेमाल करता है और भुगतान कर सकता है। अब सवाल ये आया कि कौन कौन से विकल्पों का भुगतान कर सकता है आईएमपीएस में एक व्यक्ति। तो ये विकल्प है। पहला विकल्प क्या है, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर और एम आईडी का इस्तेमाल करके। दूसरा, खाता संख्या और आईएफएस का इस्तेमाल करके। तीसरा, आधार संख्या, आधार संख्या एबीआरएस का इस्तेमाल करके वो काम कर सकता है।
ठीक इमीडिएट पेमेंट सर्विस का लुत्फ उठा सकता है। लेकिन यहाँ पर दो शब्द आए हैं, दो शब्द देखो, एक तो शब्द है MMID और एक शब्द है ABRS। इन दोनों के फुल फॉर्म याद रखो, एक तो शब्द है MMID और एक शब्द है ABRS। पूरे इनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। MMID का मतलब क्या है? मोबाइल मनी, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ठीक है। और ABRS का फुल फॉर्म क्या है? ABRS का फुल फॉर्म है आधार, P मतलब हो जाएगा बेस्ड, R मतलब हो जाएगा रेमिटेंस और S का मतलब हो जाएगा सर्विस। तो ये दोनों हैं शब्द, इनको याद रखो। अच्छा, अब आगे बढ़ो जरा, NPCI के पास चलते हैं। NPCI, NPCI क्या है? NPCI दरअसल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2008 में, ठीक है। कहते हैं इसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और किस अधिनियम के माध्यम से इसको इस्टेब्लिश किया गया था, किस एक्ट के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था? ये है भुगतान, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, अधिनियम 2007। ये सवाल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, कई बार ये पूछा जा चुका है कि NPCI की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी। याद रखोगे, भूलोगे नहीं, 2008 में, ठीक है। तो 96 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? NPCI। 97 में आ जाओ। 97 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आर्डुइनो के बारे में सही विकल्प की पहचान करो। आर्डुइनो अमेरिका आधारित ओपन सोर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपनी है। अमेरिकन आधारित नहीं है, ये गलत है, ये इटली आधारित है। आर्डुइनो की परियोजना 2007 में स्टैब्लिश हुई थी, नहीं 2010 में हुई। स्थापना 2007 में हुई थी क्या आर्डुइनो की? ये गलत है। 2010 में तो नहीं, 2007 में, 2005 में हुई थी आर्डुइनो की स्थापना। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। मासिमो बंजी और केसी रीस इसके सह संस्थापक थे। हाँ, ये सही है, सी पार्ट, यानी तीसरा पार्ट। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा ई पार्ट, केवल तीसरा, ठीक है। अब आ जाओ 98 में। 98 को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो ब्रॉडबैंड और डायल अप कनेक्शन प्रदान किया जाता है, इनके बीच प्राथमिक अंतर क्या होता है? ब्रॉडबैंड के विपरीत डायल अप असीमित डेटा उपयोग प्रदान करता है। डायल अप कनेक्शन वायरलेस होते हैं और ब्रॉडबैंड के लिए वायर मुक्त कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ब्रॉडबैंड की तुलना में डायल अप उच्च सुरक्षा स्तर प्रदान करते हैं। डायल अप की तुलना में ब्रॉडबैंड अधिक तेज इंटरनेट स्पीड प्रदान करते हैं। ये सही होगा, डी पार्ट, डी पार्ट। 99 देखो क्या कह रहा है। 99 में कह रहा है कि किस प्रकार का अटैक हमला, अटैकर्स हमलावरों को एक क्लाइंट साइड, इस शब्द को पकड़ो, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को वेब पेजों में इंजेक्ट करने की अनुमति देता है। ये कौन देता है? दरअसल एक शब्द आपने सुना होगा, एक शब्द आपने सुना होगा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। और ये एक सुरक्षा भेद्यता है, सुरक्षा भेद्यता, ठीक है। वास्तव में ये अटैकर्स को क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट डालने में सक्षम बनाता है। और इसी से संबंधित एक शब्द है, आपने पढ़ा होगा, OWASP। इसको, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, याद रखना, ओपन वर्ल्ड वाइड, ओपन वर्ल्ड वाइड। ए का मतलब हो जाएगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। एस का मतलब हो जाएगा सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, यानी OWASP, ओपन वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। और ये भी कहीं ना कहीं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से संबंधित है। और इसके संस्थापक, OWASP के संस्थापक रहे हैं, मैं एक मिनट रुको जरा, इसके संस्थापक रहे हैं मार्क मर्फी, ठीक है, मार्क मर्फी। तो क्वेश्चन नंबर 99, इसका सही उत्तर क्या होगा? क्लाइंट साइट स्क्रिप्ट को वेब पेजों में इंजेक्ट करने की अनुमति देता है। ये क्रॉस क्लाइंट स्क्रिप्टिंग है क्या? नहीं, क्लाइंट नहीं होगा, वेब पृष्ठों पर है ना, तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होगा, यही बी पार्ट इसमें सही होगा। क्रॉस साइट, क्रॉस सर्वर भी गलत हो जाएगा, क्रॉस सॉर्ट, और हाँ, बी पार्ट सही होगा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग।
फिर कह रहा है एफडीडीआई का पूरा नाम बताओ। अब इसमें एफडीडीआई का पूरा नाम क्या है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, यही सही होगा। फाइबर डायरेक्ट डेटा नहीं। फ्रीक्वेंसी डिमॉड्यूलेशन ये भी गलत है। फॉरेन डेवलपमेंट ये भी गलत है। ए पार्ट फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। अच्छा, इसके बारे में कुछ बातें याद रखो, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक जबरदस्त सवाल यहाँ से बनता है। एफ टी टी आई, एफ डी टी आई पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ठीक है, ये वास्तव में एक मानक है और लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक मानक है, याद रखो। लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक मानक है। इसे सामान्यतया एक नया नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है सी डी डी आई। ये सी डी डी आई क्या है? सी डी डी आई को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। याद रखो, ये 100 एमबीपीएस टोकन रिंग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, 100 एमबीपीएस। तो यहाँ पर आओ, क्वेश्चन नंबर 100 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। धन्यवाद।